Hello students, so let's continue with our previous chapter that we have already completed up to this point. यहाँ तक हमने complete कर चुका था and now we will continue to learn about the towns that are present on the west coast of our subcontinent. So यहाँ पर हम देखेंगे कि अरब, पर्शियन, चाइनीज़, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स के बारे में। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट में अपने घर बनाकर बैठे हुए थे। ठीक है, कैसे, आपको ये बस ये समझना है लोकेशन एज वेल एज हाउ दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ हम कह सकते हैं, जीविस, पर्शियन एंड अरब, ठीक है, ये ट्रेडर्स थे जो कि वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा एक्टिव थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये सामान का लेन देन किया करते थे। ठीक है, इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European market. तो इंडियन स्पाइसेस और इंडियन क्लोथ्स यूरोप के मार्केट कहाँ से पहुँच गए? ठीक है, थ्रू द सी रूट। ठीक है, इटालियन ट्रेडर्स उसे लेकर गए थे। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसे, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर इट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज, दैट्स ऑल। ठीक है, हाँ, इतना सभी को याद रखना है दैट स्पाइसेस आर समथिंग दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी मच पॉपुलर एट दैट टाइम। उस समय जबकि हम बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, तो स्पाइसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, क्योंकि स्पाइसेस एक मेजर अट्रैक्शन थी इंडिया के लिए उस टाइम पे। ठीक है ना, बहुत लोग उससे अट्रैक्ट होते थे, और कॉटन क्लॉथ भी, क्योंकि वो देखो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग, यूरोपियंस को भी स्पाइसेस पसंद आने लगी थी, तो ऑब्वियसली वो इंडिया से अट्रैक्ट होते थे उस टाइम पे कि यहाँ से सारे स्पाइसेस वो इंपोर्ट करें। ठीक है, और ले जाएं अपने साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे अपने चैप्टर्स को, और यहाँ हम ये देखेंगे कि कॉटन क्लॉथ भी बहुत अट्रैक्टिव लगती थी उन्हें। तो ये जो दो मेजर अट्रैक्शंस थे ना, वही इंडिया के सब चीज़ों को, इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाहर यूरोपियन मार्केट्स में ले जा रहे थे, और वही इन सब चीज़ों का जो मेजर अट्रैक्शन था, वही इंडिया के मार्केट को ब्रॉडन कर रहा था, फैला रहा था। अब यहाँ पर देखो, छोटे से बॉक्स में काबुल के बारे में दिया हुआ है कि काबुल का क्या कंडीशन था उस टाइम पे, और काबुल हाउ इट वाज कंट्रीब्यूटिंग इन दिस ट्रेड। ठीक है, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ये जान सकते हो कि काबुल वाज अ लिंक। ठीक है, इट वाज अ लिंक विच कनेक्टेड इंडिया विथ यूरोपियन कंट्रीज़, और हम ये कह सकते हैं कि विद मिडिल ईस्ट, वो अरब साइड के कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं। कैसे? देखो, मैप्स को अगर देखते रहोगे सो इट विल बी ईजियर फॉर यू, एंड आई थिंक मैप वाज गिवन इन दिस चैप्टर हियर। तो ये जो एरिया है, यहाँ देख रहे हो, ये जो एरिया है काबुल, बेसिकली इट इज़ कनेक्टिंग इंडिया, दिस मेजर लैंड ऑफ इंडिया, टू दिस हेयर अरब कंट्रीज से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, काबुल के का नाम यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है बिकॉज इट इज़ अ मेजर रूट। ओके, दैट्स वाई यहाँ से बहुत सारे ट्रेवलर्स हमेशा आना जाना करते थे, और सब जानते हैं कि सिल्क रूट क्या है। सिल्क रूट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट फॉर द ट्रेडर्स, एंड काबुल वॉज कमिंग इन इट्स वे, इसके रास्ते में आता था। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स को भी ले जाया जाता था फ्रॉम दिस रूट, हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए। ओके, नाउ लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज क्राफ्ट्स इन टाउन्स। अभी हम क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देख रहे हो आप, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा एक क्राफ्ट बनाया हुआ है। तो क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदार वेयर सो फेम्ड। अब आपको नाम याद रखना है, देखो एग्जाम के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस चैप्टर से अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली है, तो वो आपको स्पेशल नेम्स हैं जो पर्टिकुलर, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन्स की हो, टाउन्स की हो, ट्रेडर्स की हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक नाम होता है जो एसोसिएटेड होता है उससे, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर बिदार है, क्यों फेमस थे ये? क्योंकि ये कॉपर और सिल्वर की कारीगरी बहुत ही अच्छा करते थे। ठीक है, और इनको बिदरी कहा जाता था। ठीक है,
अब देखो, द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी, हर कोई जानता है भगवान विश्वकर्मा की हम पूजा करते हैं, वो क्या थे, उनको हम एज एन इंजीनियर मानते हैं, ठीक है। तो जो विश्वकर्मा कम्युनिटी किसे कहा जाता है, जो लोग सोने से रिलेटेड काम करते हैं, ब्रोंज स्मिथ ब्रोंज के काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहे पे काम करते हैं, मैसॉन्स कारपेंटर्स बेसिकली जो लकड़ी पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ ना कुछ बनाने का काम करे, आइदर विद द हेल्प ऑफ मेटल्स और रूट्स और एनीथिंग, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी थे टेम्पल्स बिल्ड करने में, ठीक है। पैलेसेस बनाने में भी ये हेल्प करते थे, बड़े बिल्डिंग, टैंक, रिजर्वायर, सब कुछ बनाने के काम में इनका नाम हमेशा आता था। अब देखो वीवर्स में, अब तुमको क्या याद करना है, वीवर्स में सलियार प्रॉस्परस कम्युनिटी थी। तो एग्जाम में अगर आएगा कि आप लोग क्राफ्ट पर्सनस में किसी एक का नाम लिखो, तो आप बिदर लिखोगे और वीवर्स में सलियार लिखोगे। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर एक ये देखो बड़ी सुंदर सी एक शॉल बॉर्डर है, ठीक है। ये क्यों दिखाया जा रहा है, ये वहाँ उस टाइम के रहने वाले लोगों की हाथ की कारीगरी दिखाई जा रही है, ठीक है। Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning, dyeing became specialized in independent crafts. लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के काम किया करते थे कपड़ों में, कुछ क्लीनिंग करेंगे, कुछ स्पिनिंग करेंगे, कुछ डाइंग करेंगे, सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट थे, ठीक है। डाइंग मीन्स कलर करना होता है, ठीक है। सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट थे, अपने स्पेशलाइज्ड वर्क्स चुन लिया था उन्होंने। अब आ जाते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत, ये तीन टाउन्स में थोड़ा सा हम डिटेल में नज़र डालेंगे, ठीक है। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम्पी कहाँ पर है, सबसे पहला सवाल मन में ये आता है, तो वो कृष्ण तुंगभद्र बेसिन में है। कृष्ण तुंगभद्र बेसिन, कृष्णा नदी कहाँ पर है, सबको पता होना चाहिए, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर का मेन टाउन है हम्पी, 1336 में इसे फाउंड किया गया था, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर जो है ना, वो अपने आप में ही बड़ा ही ब्यूटीफुल है और उसके साथ साथ ही बड़ा ही यूनिक भी है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, मैंने जो अभी बताया था, आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव वाज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम्स, पिलर्ड हॉल्स। देखो इतने सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर किए गए थे, डोम्स बनाया गया था, पिलर्स बनाए गए थे, ठीक है। और इसमें वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स भी थे, गार्डन्स भी बनाए गए थे, ठीक है, वेल प्लान्ड ऑब्वियसली। हम्पी बशल्ड विथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ हुआ करती थी। मुस्लिम मर्चेंट्स, शेटिश, एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, पोर्चुगीज थ्रॉन्ग द मार्केट्स ऑफ हम्पी। इन सब का तांता लगा रहता था। तांता लगा रहने का मतलब होता है कि इन सब का आना जाना, भीड़ भीड़ सब लगा रहता था। मुस्लिम मर्चेंट्स माने ट्रेडर्स, मर्चेंट्स का आना जाना वहाँ हमेशा लगा रहता था, बिकॉज इट वॉज अ बिजी town at that time. It was a center of the Vijayanagar Empire. Okay, और Vijayanagar Empire itself was a very flourishing empire. ठीक है। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, हमको पता है देवदासीज परफॉर्म करते थे यहाँ पे, जो टेम्पल के डांसर्स होते हैं वो परफॉर्म करते थे। महानवमी फेस्टिवल जिसको नवरात्रि कहा जाता है, ठीक है, वो भी वहाँ मनाया जाता था बड़े धूमधाम से, ठीक है। I hope you all are getting what I'm saying. It's very easy and it's like a story. So if you enjoy the story, then obviously it will be you will be able to retain it in your mind for a longer period of time. Okay. विरूपाक्ष टेम्पल भी वहाँ पर था, जो शिव भगवान का ही एक फॉर्म है विरूपाक्ष टेम्पल, वो भी अपने आप में देखने लायक चीज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो दिया हुआ है ना, ये भी एक टेम्पल है जिसका नाम है विट्ठल टेम्पल, ठीक है। स्टोन चैरियट, देखो रथ कैसे बनाया गया है, व्हाट अ ब्यूटी इट इज़, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इन सब पुरानी चीज़ों को फाइंड करते हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, महानवमी प्लेटफॉर्म एक एक ऐसी प्लेटफॉर्म या बालकनी थी जहाँ से किंग जो है वो रिसीव्ड गेस्ट्स को भी वो स्वागत करते थे, और साथ ही साथ डांस और म्यूजिक को भी वहाँ से देखा करते थे, रेसलिंग को भी, ये सब चीज़ों को वो देखा करते थे, ठीक है। तो महानवमी प्लेटफॉर्म अपने आप में ही एक आर्किटेक्चरल
उस एरिया का, उस जगह का अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है वो, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं सूरत में। सूरत जो है वो वेस्टर्न ट्रेड का एम्पोरियम है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया में वेस्टर्न ट्रेड मतलब कि वेस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड कहाँ सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, तो सूरत। सूरत नहीं होता उनको कोई जगह ही नहीं मिलता इंडिया से ट्रेड करने का, और इस वजह से हमारा ट्रेड आगे नहीं बढ़ पाता। तो सूरत वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ट्रेडिंग विद द वेस्टर्न कंट्रीज इज कंसर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था वो, वहीं से पॉसिबल हो पाया। अहमदाबाद, सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट, ठीक है। सूरत हैज़ बीन ऑल्सो कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर। अब देखो सूरत से बहुत सारे लोग मक्का की तरफ जाते थे शिप में बैठकर, तो उसे गेट टू मक्का भी कहा जाता है। ये सब याद करने वाली चीज़ है। यहाँ हर कास्ट के और हर क्रीड के लोग रहते थे, ठीक है। बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब तरह तरह के लोगों का एक जगह पर रहना, ठीक है, इसलिए इसे कॉस्मोपॉलिटन कहा गया है। यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियंस अपना इन्वेजन किए थे, बहुत सारे यूरोपियंस यहाँ पे आए थे, जैसे पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब तो याद रख ही सकते हो, बट द थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड इज येट टू कम, ठीक है। तो इसके बाद तुम और ध्यान दोगे अभी सूरत के बारे में, अभी हम जब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो। बहुत सारे कंट्रीज़ का यहाँ आते रहते थे क्योंकि वो अट्रैक्ट होते थे ऑब्वियसली फ्रॉम इंडियन कॉटन एज वेल एज इंडियन स्पाइसेस। तो जानते ही होंगे कि पोर्ट एरिया था, तो ऑब्वियसली शिप्स आते रहते थे यहाँ पर। शॉप्स बहुत सारे थे यहाँ पर, कॉटन टेक्सटाइल्स सेल करते थे। जैसे मैंने बताया सूरत जो है वो गुजरात में है। गुजरात इज़ वेरी मच फेमस फॉर कॉटन एज इट हैज़ ऑल्सो ब्लैक सॉइल। जहाँ ब्लैक सॉइल होगा वहाँ कॉटन अच्छी होगी, ठीक है। सूरत की टेक्सटाइल भी बड़ी फेमस थी। यहाँ पर जरी जरी जो बोलते हैं ना, एक अलग ही तरीके का कारीगरी होता है, गोल्ड लेसेस, वो होता था बहुत, ठीक है। बहुत मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड प्लेजर पार्क्स बनाए गए थे। काठियावाड़ सेठ और महाजन हैज़ ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। बड़े बड़े लोग, सेठ लोग, महाजन लोग, ठीक है, जो लोगों को पैसा देते थे, लैंड लॉर्ड्स, जमींदार टाइप के लोग वहाँ रहते थे, ठीक है। अब मैं ओवरऑल अगर तुमको ओवरऑल आइडिया के हिसाब से बताऊं, बिकॉज सच डिटेल टर्म्स आर नॉट सो नेसेसरी फॉर एग्जाम्स, इतने डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। सूरत हुंडीज, इनको रेस्पेक्ट दिया जाता था इजिप्ट में भी, इराक में भी, बेल्जियम में भी, यहाँ तक इतने दूर दूर तक इसकी चर्चे थे, ठीक है। सूरत क्यों डिक्लाइन हो गया, सूरत की पॉपुलैरिटी क्यों डिक्लाइन हो गई, सूरत में आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि उसकी पॉपुलैरिटी ज़रूरत से ज़्यादा धीरे धीरे कम होती गई? क्योंकि उसके मार्केट्स लॉस्ट हो गए। लोगों में अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा उन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, क्योंकि वो चीपर अल्टरनेटिव, सस्ते अल्टरनेटिव के पीछे जाने लगे। सीधी सी बात है भाई, मुझे कोई सस्ता चीज़ देगा, हाँ, और एक महंगा चीज़ देगा, दोनों के क्वालिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के लुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑब्वियसली आई विल बाय द चीपर वन। सही है ना, बस वही प्रॉब्लम हो रहा था। तो लॉस ऑफ मार्केट, प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होने लगा, ठीक है। क्योंकि भाई जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने लगे तो धीरे धीरे वहाँ पर अंग्रेज़ों का आना स्टार्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, पोर्चुगीज़ का आना स्टार्ट हो गया, तो सूरत धीरे धीरे बंद हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट टाउन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मसूलीपट्टनम कहाँ है और क्या है। मसूलीपट्टनम, जिसको कि हम मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, कृष्णा रिवर के डेल्टा पार्ट में है वो टाउन, ठीक है। इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द आंध्रा कोस्ट। सूरत जो है वो तो गुजरात में है, बट आंध्रा कोस्ट में मसूलीपट्टनम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये याद रखना कि इसे डच लोगों ने बनाया था। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय डच। मसूलीपट्टनम में एक फोर्ट है, इसे डच लोगों ने बनाया था। Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely in the hands of the various Indian companies. इसमें एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कुतुब शाही गोलकोंडा के रूलर्स थे, वो क्या कर रहे थे, मछलीपट्टनम में अपना मोनोपोली डाल रहे थे। मोनोपोली होने का मतलब ये होता है कि उनके अलावा और कोई बिजनेस वहाँ नहीं करेगा। मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना।
मोनोपोली मीन्स उस पर्सन के अलावा, उस ग्रुप के अलावा और कोई वहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स तो बहुत हो रहे थे वहाँ पर बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, their representative the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. मुगल्स चाहते थे गोलकोंडा में रूल करना, मछलीपट्टनम में रूल करना, तो वो उन्होंने मीर जुमला को सेंड किया था, उनका एक गवर्नर था। ठीक है, वो डच और इंग्लिश को आपस में लड़वाना चाहता था ताकि वो कमज़ोर हो जाएं और मुग़ल एम्परर हमारे औरंगजेब जी उस पर कब्जा कर लें। ठीक है, फाइनली ऐसा ही हुआ और औरंगजेब ने उस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश और डच को पता नहीं चला। ये ट्रिक खेल दिया किसने? मीर जुमला ने। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए होगे, मैं तो पूरा श्योर हूँ। अब क्या था ना कि यहाँ पर जो इट वॉज पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ ए पोर्ट हैड कनेक्शंस विद प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ हिंटरलैंड। मैं आप समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो जिस जगह पे कब्जा करें वहाँ दूसरे जगहों से भी कनेक्शंस हो, दूसरे जगहों से भी उनका लिंक हो। वो चाहते थे अपना मोनोपोली स्थापित करना, तो इसलिए वो मूव कर गए बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इन सब के तरफ, और उस जगह को मछलीपट्टनम को छोड़ दिए। ठीक है, और वो जो छोड़े उसके बाद से मछलीपट्टनम अब डिक्लाइन होता गया, और फाइनली आज देखो तो वो बिल्कुल ही उसमें अभी और कुछ है नहीं। ठीक है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑल्सो लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन इट एंड ऑब्वियसली इंडियंस they were also not so interested as they also have other alternatives to look after. Okay, that's why. चलो यहाँ तक सभी का क्लियर है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर देखो, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स में तुम मेडिवल हिस्ट्री के टाउन्स और ट्रेडर्स के बारे में नहीं पढ़ोगे, बल्कि यूरोपियन हिस्ट्री के, मतलब कि सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज़ का जब आना शुरू हुआ था, यूरोपियन इन्वेजन्स जब स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे कौन से नए टाउन्स और ट्रेडर्स यहाँ पर सेटअप हो रहे थे, उनके बारे में तुमको जानना है। मैं मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ तो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबको पता है कि इंग्लिश ने कब्जा किया भारत में, डच ने भी, फ्रेंच ने भी। ठीक है, शुरुआत में क्या हो रहा था कि यूरोपियन कंपनीज अपनी नेवल पावर, अपनी जो जल सेना है ना, नेवल पावर से सी में कंट्रोल हासिल कर रही थी। और फाइनली इन तीनों में ही आपस में, जैसे फ्रांस, ब्रिटिश, डच, ये लोग आपस में ही लड़ने लगे, और फाइनली इंग्लिश जो था वो जीता, और उसी ने ही भारत पे लंबा राज किया, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि गुड्स के लिए डिमांड स्टार्ट हो गए। अंग्रेज तो चाहते थे ना कि यहाँ से वो पैसा कमाए, यहाँ से वो सस्ते में गुड्स खरीदे और अपने देश में बेचे, तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस। और वैसे ही स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब सेंटर्स जो थे ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल धीरे धीरे बहुत रिफाइंड हो गया। अब ऐसा हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल्स इतने अच्छे बनने लगे कि ब्रिटिशर्स को रहा नहीं गया, वो उठा के इस चीज़ को सस्ते में खरीद के अपने देश ले जाते थे, वहाँ उन्हें महंगे में बेचते थे और प्रॉफिट कमाया करते थे। इंडियंस को बदले में कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, दिस पीरियड सॉ द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सनस। अब वो पैसे कमाने के लिए यूरोपियन लोगों की बात सुनने लगे, यूरोपियंस उन्हें प्रेशराइज करते थे और वो पैसे कमाने के लिए एग्रीकल्चर करते थे। यहाँ देख सकते हो, जैसे वीवर्स के पास अब वो आज़ादी नहीं थी कि वो अपने कपड़े सेल कर सकें, अपने तरीके से पैटर्न से सिलाई कर सकें, बुनाई कर सकें। ब्रिटिशर्स जैसा बोलते थे वो वैसा करते थे, तो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए ये सारे के सारे जो वीवर्स हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल के जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, वो सब के सब उनके इशारों पे नाचने लगे पैसे कमाने के लिए सिर्फ। ठीक है, और 18th सेंचुरी में जब भी हम नए टाउन की बात करते हैं तो याद रखोगे 3 टाउन का नाम तो तुमको लेना ही है, वो है बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। ये नए टाउन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं। ठीक है, मर्चेंट, अब देखो क्या इन टाउन्स के बनने के बाद
जो मर्चेंट और आर्टिसंस थे ना इम्पोर्टेंट, जो इन सब हाथ की कारीगरी करते थे, उनको ब्लैक टाउन्स में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। यूरोपियंस उन्हें ब्लैक टाउन में सेटल कर दिए थे। द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर क्राफ्ट पर्सन्स वेयर कन्फाइंड एयर। ब्लैक टाउन मतलब क्या, समझ रहे हो? अंग्रेज अपने आप को वाइट्स कहते थे और इंडियंस को ब्लैक कहते थे। तो ब्लैक टाउन्स में सारे इंडियंस आर्टिसंस, हम कह सकते हैं ना, इंडियन क्राफ्ट पर्सन सब ब्लैक टाउन्स में रहते थे, और वाइट टाउन्स में अंग्रेज रहते थे, इंग्लिशमैन रहते थे अपने बाकी लोगों के साथ। ठीक है। The white rulers occupied the superior residency of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta। अब देखो, वो तो बाकी इंडियंस को भर दिए ब्लैक टाउन्स में, और खुद ऐश से आराम से बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, मद्रास में, कलकत्ता में रह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशंस चली आ रही थी। चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। मुझे नहीं लगता चैप्टर में कोई डाउट होगा, बहुत इजी चैप्टर है। बस टाउन्स के बारे में जानना है, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है, उनके लोकेशन के बारे में जानना है, थोड़ा बहुत उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। सो आई थिंक द चैप्टर वॉज वेरी इजी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ अनदर चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर that will be, obviously it will also be very interesting. Okay, and I hope you all are watching the video. If you like the video, then obviously give it a share as well. Okay, keep learning. Bye everyone.